अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा वो कूलम्स लॉ है। अब कूलम लॉ के बाद जो है वो फील्ड ऑफ फोर्स शुरू हो जाता है। अब फील्ड ऑफ फोर्स क्या है? ये द रीजन और स्पेस around the charge or mass in which it can exert the force on the other charge or mass is called field of force। अब जो फील्ड ऑफ फोर्स है ये सिर्फ चार्ज के लिए नहीं होती, बल्कि फील्ड ऑफ फोर्स मास के लिए भी होती है। हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कि जब भी किसी जगह पे कोई मास क्रिएट होता है तो उस मास के गिर्द एक फील्ड पाई जाती है। वो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। अब उस फील्ड का ओरिजिन क्या है? उस फील्ड को पैदा करने के पीछे मेन रीज़न क्या है? उसकी जो पैदा करने वाला कौन है, किस वजह से वो पैदा होती है, इसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट जो है वो क्लियर नहीं है। इसलिए इनको हम लोग अभी तक जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि इनका ओरिजिन क्या है। इसीलिए जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी उनको हमेशा हम फंडामेंटल फोर्सेस का नाम देते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जिनका हमें ओरिजिन नहीं पता। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक चार्ज के गिर्द पाई जाती है। जब चार्ज एक रेस्ट में होता है तो ये उसके गिर्द पाई जाती है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हमें नहीं पता, बिल्कुल इसी तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कुछ नहीं पता। और इसकी जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको भी हम लोग फंडामेंटल फोर्स का नाम देते हैं। तो हमारी नेचर में दो फोर्सेस हैं जो फंडामेंटल हैं। बेसिकली तीन हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो उनका भी हम फर्दर जो है वो बताते जाएंगे कि तीसरी कौन सी है। अभी तक जो है वो हमने दो ही पढ़ी हैं। एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरी जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से वो फोर्स जो किसी फील्ड के अंदर रखती है उस फोर्स को हम नाम देते हैं फील्ड ऑफ फोर्स का। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी फील्ड ऑफ फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी फील्ड ऑफ फोर्स है। अच्छा, हुआ ये था कि जब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया तो उसने उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एग्जांपल दी कि एक दरख्त के ऊपर से सेब जो है वो गिरता है और वो ज़मीन की तरफ आता है। जब उसने अपना लॉ दिया, आप जानते हैं कि दुनिया में हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। किस वजह से करता है ये नहीं हमें पता, लेकिन न्यूटन ने ये कहा कि हर मास अपने गिर्द एक फील्ड रखता है और वो दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाता है। जब ये लॉ दिया गया तो उस लॉ के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ थी, जिनमें जो सबसे बड़ा मसला था वो था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स को ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, ये किस तरह से मुमकिन है।
क्योंकि इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो ये जानते थे कि अगर हमने किसी बॉडी को फोर्स लगानी है तो हमें उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसे टच करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप एक बैग उठाते हैं स्कूल का, तो आपको उसे पकड़ना पड़ेगा। आप चेयर उठाते हैं, चेयर को भी पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आप जो भी चीज़ को आप मूव करवाना चाहते हैं, मतलब फोर्स लगाना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आते तो वो बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती। आप यूँ नहीं कह सकते कि मेरे एक रूम के अंदर एक बॉल पड़ा हुआ है और मैं उसे हाथ का इशारा करता हूँ, वो बॉल जो है वो मूव कर जाता है। ये नामुमकिन बात है। इसी तरह से जो सेब है, अगर ज़मीन ने उसके ऊपर फोर्स लगाई है तो वो उन एक ज़मीन के दरमियान में और सेब के दरमियान में वो कौन सी चीज़ है जिसने इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन करवाया। तो इसका जवाब जो है वो न्यूटन के पास नहीं था, तो माइकल फैराडे ने इसको डिस्क्राइब किया कि किस तरह से जो ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ बगैर टच किए किस तरह से ट्रांसमिट होती है। अब यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाता हूँ मैं आपको कि ये एक मास है, सपोज करें ये मास m1 है और ये एक दूसरा मास है ये m2 है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान में इन दोनों को लिंक करवाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो जो रिलेटिविटी का हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटिव है, ये इसकी वायलेशन हो जाएगी। सिमिलरली एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स डायरेक्टली नहीं लगा सकता। इनके दरमियान में कोई एक चीज़ ऐसी है जो इन दोनों चीज़ों का आपस में लिंक करवाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से एक मोबाइल फ़ोन वजह बनती है, उसकी जो वेव्स निकलती हैं उसमें से वो वजह बनती हैं एक जगह से पैगाम को लेके जाने के लिए, एक लेके जाती है दूसरी जगह तक। तो उनमें जो वेव्स हैं और जो मोबाइल फ़ोन है वो एक मीडियम का काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से माइकल फैराडे ने कहा कि इनके दरमियान में भी एक फ़ोर्स है, इनके दरमियान में भी एक फील्ड है। एक मास दूसरे मास के ऊपर जब फोर्स लगाता है उसी वक्त लगाएगा जब वो उसकी फील्ड में होगा। इसी तरह से जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो उनके दरमियान में ये फील्ड होना ज़रूरी है। इसको एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। ये एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास, या सोर्स चार्ज है, इसके गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। अब ये एक हमने दूसरा चार्ज लिया जो कि इस सोर्स चार्ज की फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है। तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जब तक ये वाला चार्ज इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आता, तब तक सोर्स चार्ज उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर उसी वक्त फोर्स लगा सकता है जब एक चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर पड़ा हो। और ये जो डॉटेड एरिया है, जो डॉटेड मैंने किया हुआ है, ये चार्ज के तीनों तरफ पाया जाता है, 3 डायमेंशनल पाया जाता है ये। तो जब तक एक चार्ज दूसरी चार्ज की फील्ड में नहीं आएगा, मतलब एक चार्ज और दूसरा चार्ज इनका आपस में लिंक फील्ड के ज़रिए से नहीं होगा,
तब तक जो है वो फोर्स नहीं लगेगी। तो इससे मुराद ये हुआ कि दो चार्जेस के दरमियान में अगर हम चाहते हैं कि फोर्स लगे तो उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे की फील्ड में होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो ये इस एग्जांपल के अंदर ये जो क्यू सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगी। उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये हमने जनरल बात की है फील्ड ऑफ फोर्स की। तो आप जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि किसी भी चार्ज के गिर्द वो इलाका जिसके अंदर एक दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करे, इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्स दे, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का असर महसूस करे, उसके ऊपर फोर्स लगे। तो जहाँ से फोर्स लगना शुरू हो जाएगी वो जगह को हम उधर से हम उसके डॉट लगाना शुरू कर देंगे और हम अपने टेस्ट चार्ज को मूव करवाते जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आप देखेंगे कि जो चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से एक सफ़ियर की फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये टेस्ट चार्ज को हम इधर रखेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, इसे थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, कोई फोर्स महसूस नहीं होगी, थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, कोई फोर्स महसूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो ये जो टेस्ट चार्ज है ये फोर्स को महसूस करेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह से हम इसको 3 डायमेंशन के अंदर चेक करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डॉट लगाते जाएंगे। तो टेस्ट चार्ज की मदद से हम लोग किसी भी चार्ज के गिर्द जो उसका रीजन है वो फाइंड कर सकते हैं। मैं फील्ड को यूँ भी समझाता होता हूँ कि आप लोग अगर किसी गांव में जाएं तो गांव में आप देखेंगे कि वहाँ पर डिफरेंट तरह की जो खेत हैं, खेत को जो है वो हम उर्दू ज़ुबान में हम इंग्लिश ज़ुबान में हम लोग फील्ड का नाम देते हैं। अगर आप उन खेतों के ऊपर गौर करें तो उनकी एक मखसूस बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के अंदर अंदर आपको वो सब्ज़ी, मसलन अगर आप गंदम के खेत के अंदर गए हैं तो आपको उसके अंदर सारी गंदम ही मिलेगी। तो जो बाउंड्री है वो डिफ़ाइन करती है कि इसकी फील्ड क्या है। इसी तरह से जो चार्ज है इसकी जो बाउंड्री है ये डिफ़ाइन करती है कि इसकी फील्ड कितनी है। अगर ये बाउंड्री छोटी है तो फील्ड छोटी होगी और अगर ये बाउंड्री बड़ी है तो ये फील्ड बड़ी होगी, इसकी फील्ड बड़ी होगी। इसी तरह से क्रिकेट के मैच के अंदर भी होता है, एक दायरा लगा होता है जिसके बाद छक्का या चौका होता है। अब वो जो मैच है वो सारा का सारा उस बाउंड्री के अंदर हो रहा होता है, तो उस लाइन से अंदर जितनी भी जगह होगी उसको हम मैच की फील्ड का नाम देंगे। और उस फील्ड से बाहर गेंद को जाने से रोकने के लिए जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फील्डर का। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसका हमें ओरिजिन नहीं पता कि इसका ओरिजिन क्या है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मुराद है कि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़। नेचुरल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि जब भी जहाँ चार्ज क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसके इर्द गिर्द नेचुरली तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल अननोन, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस का नाम देते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर का नाम देते हैं। अब जो इंटरेक्शन है दो चार्जेस के दरमियान में, इसको हम 2 स्टेप के अंदर जो है वो समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो सोर्स चार्ज है Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्पेस के अंदर। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, या देखें इसके अंदर इर्द गिर्द डॉटेड लगे हुए हैं। और जो
फेल इंटरेक्ट विद अनदर चार्ज क्यू नॉट, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। तो जैसे ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की फील्ड के अंदर आया तो उसने ये जो फोर्स है ये फील की, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं इसलिए इसके ऊपर रिपल्शन की फोर्स होगी। ठीक है जी। तो दो स्टेप्स हैं, पहले सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और जब टेस्ट चार्ज उसकी फील्ड में आ जाएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ इस फिगर से ज़रा देखिएगा कि अगर हम चार्ज के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो वहाँ पर डॉट की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे डॉटेड की डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ से ये लिखा हुआ है कि जी डॉटेड की जो डेंसिटी है, स्पॉट्स की जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के। मतलब कि जहाँ पर डॉट ज़्यादा होंगे वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पर डॉट कम होंगे, एक दूसरे के करीब करीब कम होंगे, दूर दूर होंगे, वहाँ फील्ड वीक होगी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जितना हम चार के करीब रहेंगे उतनी वहाँ पर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जितना हम उससे दूर होंगे उतनी उसकी फील्ड जो है वो वीक होती जाएगी। द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी मच मच स्मॉलर। हाँ जी, ये भी बात याद रखनी है कि जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से हमने टेस्ट करना है उसकी अगर वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे तो वो इस सोर्स चार्ज की फील्ड को मुतासर करेगी, मतलब कि टेस्ट चार्ज का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें सोर्स का जो है वो इफ़ेक्ट चाहिए, हमें टेस्ट करनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखा है सो दैट इट मे नॉट इफ़ेक्ट द सोर्स चार्ज, ताकि ये सोर्स चार्ज को इफ़ेक्ट ना कर सके। ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाएं, इससे अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, एक इलाका है, ठीक है, जिसके अंदर एक चार्ज फोर्स लगा सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है जी। और इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज़ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जितनी इस यूनिट चार्ज ने फोर्स फील की है उतनी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी से मुराद होता है शिद्दत। तो शिद्दत से मुराद ये है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, जितनी फोर्स कम होगी उतनी जो है वो इंटेंसिटी कम होगी। या फिर इसको हम सिंपली डिफ़ाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। याद रखिएगा इसको हमने हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हम बोलेंगे इसे। अब जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन और चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम, तो यहाँ से इसका जो यूनिट आ जाएगा वो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। इसका एक यूनिट और भी है, वो होता है वोल्ट पर मीटर के। वोल्ट पर मीटर के बारे में हम इंशाल्लाह अगले जो टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। अब सपोज़ करें कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट और एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, और टेस्ट चार्ज जो है वो पॉइंट पी के ऊपर पड़ा है। तो आप जानते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है जी। और इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इलेक्ट्रिक एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फोर्स को जो वेक्टर है उसको हम स्केलर से डिवाइड करें तो उसका जवाब हमेशा वेक्टर ही आता है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आगे आ जाएं। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। जिस तरफ को फोर्स लग रही है उसी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। या आमतौर पर एमसीक्यूज आ जाता होता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी।
उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सपोज करें हमारे पास एक सोर्स चार्ज क्यू है, एक हमारे पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इन दोनों को हमने एक आर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है और आर जो है वो ये इसका आर कैप इसका यूनिट वेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों के ऊपर एक फोर्स लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। और अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा कि E इक्वल टू होता है एफ़ ओवर क्यू नॉट, तो एफ़ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमने एफ़ की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास जवाब आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में। अगर इसकी मैग्नीट्यूड हो देखनी हो तो ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जब एयर के अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होता है, मतलब जब बादल गरजते हैं, तो 3 × 10⁻⁶ की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। और इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर इन अ टीवी सेट, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो टीवी सेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाती है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम के बराबर होती है। उसके बाद ये 2-3 MCQs हैं, ये भी देख लें। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से फोर्स लगती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। देखें यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये देखिए टेस्ट चार्ज से कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये फार्मूला लगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है जी, याद रखिएगा कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है जी, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अल्लाह हाफिज़।